आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे सामने उपस्थित हैं पूरे देश में जाने माने सोशल वर्कर के रूप में और सम्राट अशोक सम्राट क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य। आज हम उनसे बात करेंगे और आपके लिए दर्शकों के लिए कुछ जानकारियां उनसे निकालेंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगी। और बड़ी खुशी की बात है कि उनके साथ उनकी जीवन संगिनी डॉक्टर कालिंदी जी भी हैं, वो सामने आप देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अपने से एक बार परिचय अपना बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद तर्कस जी। मेरा परिचय डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य, मैं सम्राट अशोक क्लब का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मेरे साथ हमारी जीवन संगिनी डॉक्टर कालिंदी। एक मिनट जरा सा नज़दीक से। देश में काम करते हैं, लोगों की जागरूकता के लिए लगातार कुछ न कुछ अभियान छेड़े रहते हैं कि लोगों में वैज्ञानिक सोच बढ़े, लोग तर्कशील बने और समाज बदले। तो इस समय आप हमारे दर्शकों को कुछ खास संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं तो मुख्य रूप से यही कहना चाहता हूँ कि हर दिन दुनिया नई होती चली जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से नई दुनिया हो रही है, हमारी सोच नई दुनिया की तरफ नहीं जा रही है। तो मेरा प्रयास है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, हम लोगों को भी अपने सोचने समझने का स्तर उठाना चाहिए। और ख़ासकर जिस संविधान से हम संचालित होते हैं, उस संविधान का मकसद ही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं चलते हैं तो जाहिर है कि हम अपने संविधान के उल्टा चलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, आप अपनी निगाह में आज की डेट में बड़ी समस्याएं देश की किन समस्याओं को मानते हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है? सर, मेन कहा जाता है कि सोच बदले तो सब कुछ बदले। तो दुनिया में या भारत में जो भी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं हमारी सोच की वजह से, क्योंकि किसी भी परिवर्तन की पहली कड़ी उसकी सोच होती है, उसका विचार होता है। और जैसा आदमी सोचता है, जैसा विचार करता है, वैसा ही उसका आचरण बनता है। और जैसा उसका आचरण बनता है तो उसी आचरण को बार बार करता है तो संस्कार बन जाता है, और उसी संस्कार को बार बार जब करता है एक निश्चित तिथि के दिन, वही त्यौहार बन जाता है। ऐसे ही त्यौहारों और संस्कारों का जन्म होता है। तो अगर हमारी सोच अच्छी हो गई, हमारी सोच मानववादी हो गई, हमारी सोच ऊंच नीच से ऊपर उठ करके हो गई, तो निश्चित रूप से हमारे त्यौहारों में वो आचरण झलकेगा और निश्चित रूप से हमारा मानववादी त्यौहार समाज को और देश को लाभकारी होगा। सर, मुझे लगता है कि कुछ त्यौहार हमारे अब समाज में कुछ अच्छी प्रेरणा देने के बजाय कुछ उलट प्रेरणा देने लगे हैं। जैसे किसी त्यौहार पर नशाखोरी, किसी त्यौहार पर जुआ, किसी त्यौहार पर हिंसा और फुहड़ चीज़ें, नशाखोरी, ये सब चीज़ें। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि हमको नए पर्व कैसे स्थापित करने होंगे, नए उत्सव किस तरह से लाने चाहिए? और इस बारे में कुछ अगर आपके सुझाव हैं हमारे लिए तो बताएं। जी, कोई भी त्यौहार उत्सव जो हम मनाते हैं उसके पीछे खुशी होती है और अलग अलग लोगों की खुशियाँ अपने अपने हिसाब से होती है। लेकिन उसी में कुछ लोगों को अच्छे काम करने में खुशी मिलती है, कुछ लोगों को बुरे काम करने में खुशी मिलती है। अब उनको समझाइए बार बार तो बुरे काम को ही अच्छा समझ लिए हैं, क्योंकि उनकी सोच ही वैसी है। जबकि जिस त्यौहार को मनाते हैं और जिस तरीके से नशे में मनाते हैं, तो सच तो यह है कि उनको लगता है कि मैं उन देवता को, उस ईश्वर को हम सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी सोच और अपने कार्य से एक्चुअल में उनको बेइज्जत कर रहे होते हैं, बेइज्जत कर रहे होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम अपने देवी देवताओं को, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य देव को अगर सम्मानित नहीं कर सकते तो आपको बेइज्जत करने का अधिकार नहीं है। इसलिए आप जो भी अपने आराध्य देव को मानते हो, उनके ही सम्मान में सही अपने आप को नशा मुक्त बनाएं। क्योंकि कोई भी आपका आराध्य देव हो, उसको नहीं लगता होगा कि मेरा शिष्य, मेरा अनुयायी शराब पिए, अनर्गल बातें करे, गलत जगह अपने अनाचरण करे। तो निश्चित रूप से अगर अपने आराध्य देव को सम्मानित करना है तो अपने आचरण को सबसे पहले सुधारना पड़ेगा। सम्राट अशोक क्लब एक बड़ा नाम है और सम्राट अशोक भारतीय संस्कृति के एक मजबूत स्तंभ हैं जिन पर गर्व होता है सारे भारतवासियों को। और लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक ने कई ऐसे कीर्तिमान और प्रतिमान स्थापित किए हैं जिनसे हम बहुत लंबे समय तक सीख सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ जो आपके क्लब का उद्देश्य है, क्योंकि हालांकि वो जाहिर ही है, लेकिन मैं आपके मुँह से चाहता हूँ कि कुछ बताएँ कि आपके क्लब का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? जी, सम्राट अशोक क्लब नाम की वजह से ही पता चलता है कि निश्चित रूप से सम्राट अशोक को फॉलो करते हैं हम लोग। और सम्राट अशोक का जो सर्वधर्म संभाव की जो भावना थी कि उसके सार तत्व की तलाश करना और जिसके लिए वो सामग्री बनी है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। तो निश्चित रूप से सम्राट अशोक का उद्देश्य ही था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और हमारे भारतीय संविधान का भी उद्देश्य
वही है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो उसके लिए सम्राट अशोक पूर्ण रूप से समर्पित है कि लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए चाहे जो भी करना होगा, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूकता फैलाना, पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता फैलाना, वैज्ञानिक सोच के प्रति जागरूकता फैलाना, यानी वेलफेयर स्टेट के लिए चाहे जो करना हो वो सब करने के लिए हम सम्राट अशोक प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित हैं। और मेरा तो सौभाग्य है कि आज आपके साथ इस सारनाथ की पावन धरती पर, जहाँ से भगवान बुद्ध ने दुनिया को अपनी मानववादी शिक्षाएँ दी, अपनी देशनाएँ दी, और मेरा सौभाग्य कि मैं रह रहा हूँ। क्योंकि इस ये जो देश है, देश शब्द ये पाली भाषा का शब्द है, और देश का मतलब होता है विचार। और हमारा देश एक्चुअल में देश नहीं है। माई देश मतलब इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इंडिया इज ए नेशन। इंडिया एक राष्ट्र है, और राष्ट्र उसे कहते हैं जहाँ विभिन्न मत मतांतर के लोग रहते हों और सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो, वो नेशन कहलाता है। तो निश्चित रूप से भारत देश है, विचार है, और जहाँ विभिन्न विचारधारा के लोग रहते हैं वो देश नहीं, वो नेशन कहलाता है। इसलिए राष्ट्रपिता कहा जाता है, देश पिता नहीं कहा जाता है। जबकि देश होता है तो हम देश पिता कहते हैं, लेकिन हम राष्ट्रपिता कहते हैं। इसका मतलब देश में और राष्ट्र में बड़ा फर्क होता है। राष्ट्र एक भावनात्मक चीज़ है और देश एक भौगोलिक चीज़ है। और भावनाएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन देश दिखाई देता है। इसलिए हम सम्राट अशोक के उन सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित हैं, जिन सिद्धांतों को सम्राट अशोक ने लोहे की कलम से पत्थरों के पन्नों को लिखाया था, जो आज भी अमर है। और जितने हमारे महापुरुष होंगे, आराध्य देव होंगे, उनके बीच में कोई न कोई एक लेखक है। राम को हम तुलसी के माध्यम से जानते हैं, कृष्ण को हम वेदव्यास के नाम से जानते हैं, लेकिन सम्राट अशोक को आज भी हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनके शिलालेख में और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं है। 2000 साल पहले के लिखे हुए शिलालेख आज भी हम सीधा उनसे जुड़ सकते हैं। बीच में कोई व्याख्याकार है, न कोई समझाने वाला है, आपको सीधा अशोक से समझना है। यानी संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि सम्राट अशोक की भावनाओं से हम आज भी सीधा जुड़ सकते हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है कि उसका अर्थ बदल जाए। सर, एक चीज़ आपने अभी बहुत अच्छी चर्चा किया संविधान की। क्या संविधान का जो उद्देश्य था वो आज पूरी तरह से लागू है, उस अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ पा रहा है, अभी उसमें कोई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं तो समाज में काम करता हूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% से ऊपर लोग इस देश में संविधान की किताब देखे ही नहीं कि किताब है किस। मुझे आश्चर्य होता है, एक बार लखनऊ में कार्यक्रम मेरा चल रहा था, तो एक वकील साहब ही थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मंच पे आ गए सीधा, बोले कि डॉक्टर साहब आपका मेरे साथ संविधान के साथ फोटो हो जाए। बोला ऐसा क्यों? बोला कि 27 साल मुझे प्रैक्टिस करते हो गई, वकीली करते हो गई, लेकिन आज तक मैंने संविधान नहीं देखा था, लेकिन आपने मुझे उस संविधान की किताब दिखा दी, इसलिए मेरा आपके साथ फोटो हो जाए। तो मैंने बड़ा चिंता हुई कि जिस देश के जो संचालक हैं संविधान के, परअधिकार हैं संविधान के, जब वो संविधान नहीं देखे हैं तो आम जनता को क्या कहा जाए कि संविधान देखेगी। और इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा जीवन संचालित होता है वो संविधान है। संविधान ना हो तो आप पैदा हुए हैं सिद्ध नहीं कर सकते, संविधान ना हो तो आप मरे हुए हैं सिद्ध नहीं कर सकते। तो जन्म और मरण ये दोनों संविधान से संचालित होता है। और मुझे अफसोस है कि जहाँ से इनका जीवन संचालित हो रहा है वहाँ उस किताब के बारे में, उस ग्रंथ के बारे में कोई नहीं जानता, जबकि जानना चाहिए। और संविधान ही सब कुछ इस देश का है। अगर 5 मिनट के लिए संविधान लॉक कर दिया जाए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से नोट बंद हो जाएगा, उसी तरह कल से कोई कह दे कि 1 घंटे के लिए संविधान लॉक कर दिया गया, तो 1 घंटा इस देश को तबाह होने के लिए काफ़ी है। 1 घंटे में तबाह हो जाएगा देश। इसलिए हम निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि देश के नागरिक होने के नाते आप अपने संविधान की गौरव गरिमा को समझें। क्यों? क्योंकि अगर आप गीता का अध्ययन करते हैं तो आपको भगवान मिल सकता है उसमें, लेकिन इस अल्लाह नहीं मिलेगा। कुरान का अध्ययन करेंगे तो अल्लाह उसमें मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा उसमें, ईश्वर नहीं मिलेगा उसमें। लेकिन भारतीय संविधान को अगर दिल से उतार लें तो मेरा दावा है कि ईश्वर भी मिलेगा और अल्लाह भी मिलेगा। ईश्वर के अनुयायी भी खुशहाल रहेंगे और भगवान के अनुयायी भी खुशहाल रहेंगे, चाहे किसके भी अनुयायी हों खुशहाल रहेंगे। क्योंकि संविधान ही हमारा एक ऐसी समर्थ पुस्तक है जो सबको खुशहाल रखने की क्षमता रखती है। दर्शकों को बताते चलें कि अभी संविधान की चर्चा हो रही थी और चिंताजनक है कि अभी भी हमारा संविधान पेपर प्लान ही है। जिस दिन वह पूरी तरह से लागू होगा उस दिन भारत भारत होगा, सम्राट अशोक के सपनों का भारत साकार हो सकता है। वो हमारे संविधान में वो क्षमता है और कहीं न कहीं उसकी पृष्ठभूमि अशोक से ही, सम्राट अशोक से ही शुरू होती है, जिसको आज हम संविधान के रूप में आज हम अपने बीच देख रहे हैं। सर, अपने देश की खुशहाली के लिए समाज और सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की रचना ही समाज की खुशहाली की गई है। अगर सरकार सचमुच अगर खुशहाली चाहती है तो संविधान को धरती पर उतार दे, स्वयं जनता खुशहाली दे। संविधान की भावनाओं को, जैसे पल्स पोलियो को उतारा, क्योंकि कानून बनाने से पल्स पोलियो मुक्त नहीं हुआ,
वो लोग खोज खोज करके बसों में पिलाए, घरों में पिलाए। लोग जब पीने नहीं आए पोलियो तो घर में घुस के पिलाए। तो उसी तरह संविधान की भावनाओं को भी एक पोलियो ड्रॉप की तरह अगर घर घर घुस कर पिला दिया जाए, खुशहाली स्वयं आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, उसको लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, कुछ लोग भारतीय दंड विधान को और संविधान को एक ही समझते हैं और कई बार कोई दोष निकालना होता है तो सारी चीज़ें संविधान पे मढ़ देते हैं, जबकि यह क्लियर है कि एक अच्छा संविधान भी हो और उसको लागू करने वाले अच्छी नीयत से न करें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, और एक कमज़ोर संविधान भी हो, लागू करने वाले अच्छे हों तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं दर्शकों को आपके जरिए ये बताना चाहता हूँ कि ये भारतीय दंड विधान अलग चीज़ है, यह अंग्रेजों के पीरियड का बनाया हुआ है, और संविधान अलग चीज़ है। इन दोनों के भेद को समझना होगा, और इसको जो लोग नहीं समझते वो कई बार ऐसी बातें करते हैं जो हास्यास्पद हो जाती है। तो हमारे साथ आप उपस्थित हैं और आप पूरे देश में तमाम आपकी बातें सुनी जाती हैं, आप चिंतक हैं और नई नई चीज़ें देते हैं कि हमारा समाज कैसे बेहतर और खुशहाल बन सकेगा। तो अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि कोई अपना इस तरह का जो भी आज के समय में, आज के परिवेश में कहना चाहते हो, कुछ संदेश। जी, कोई भी देश हो, कोई भी देश नेता, नीति और नियत से महान होता है। नेता, नीति और नियत से महान होता है। नेता अच्छा हो, नीति उसकी अच्छी ना हो, तब भी देश नहीं चलेगा। नेता भी अच्छा हो, नीति भी अच्छी है, लेकिन नियत अच्छी नहीं है, तब भी चलेगा, तभी नहीं चलेगा। लेकिन सच में अगर नेता भी थोड़ा ठीक ना हो, उसकी नियत अगर अच्छी है और नीति थोड़ी गड़बड़ भी है तो सही की जा सकती है। इसीलिए सबकी सबसे प्रधान है उसकी नियत, कि वो जनता का कल्याण वास्तव में चाहता है या नहीं चाहता है। अगर चाहता है तो नियम थोड़ा गड़बड़ भी है तो सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं चाहता है तो नियम कितना भी सही हो वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं संक्षेप में ही कहना चाहूँगा कि अगर देश को अच्छे से चलाना है तो अच्छा नेता, अच्छी नीति और सबसे ऊपर उसकी अच्छी नियत होनी चाहिए। अगर इन तीनों का संतुलन बन जाए तो फिर जो रिजल्ट चाहते हो खुद ही हो जाएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन, आपका देश, आपका समाज संविधान से संचालित होता है, और आप लोग भी इसको जानने की कोशिश करें और इसको अपने जीवन में हृदयंगम करने की कोशिश करें। धन्यवाद। नेता, नीति और नियत से देश सुधर सकता है, बदल सकता है, ये आपके विचार थे। और मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के एक पहरुए के रूप में पूरे देश में स्थापित हैं, और आपके साथ गांव-गांव में, शहर-शहर में, नगर-नगर में तमाम नौजवानों का हुजूम जुड़ा हुआ है। और हमें पूरा यकीन है कि आपके रहते और आपके नौजवानों का यह हुजूम कभी भी राष्ट्रीय ताकत को कमज़ोर नहीं होने देगा, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लड़ेंगे, खड़े होंगे और जीतेंगे। और यह देश महान देश रहा है और महानता इसकी कायम रहेगी। इसके लिए जो भी कुर्बानियां देनी होगी हम देते रहेंगे। आपने हमें को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोगों ने कहा उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मैं भी उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी उतारने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कालिंदी जी बैठी हैं, उन पर एक बार कैमरा घुमा दीजिए। इनका इंटरव्यू अगली बार मैं लूँगा और आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सहयोग है इस सारे अभियान में। निश्चित रूप से उनके सहयोग के बिना आप इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। धन्यवाद।